2019 में थाईलैंड के द्वारा अध्यक्षता की गई, और यदि वर्तमान में 2020 में वियतनाम है, क्योंकि टी के बाद में वी पहले आता है जो इसके सदस्य देश है उनमें, तो 2020 में वियतनाम द्वारा की गई। और 2021 में अगर आप ढंग से देखोगे तो वी के बाद में जो उसके सदस्य देश हैं उनमें ब्रुनई आता है। तो आसियान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आसियान मेंबर कंट्रीज़ हैं, मैप में जो इनकी स्थिति है इसी तरह से है। यहाँ म्यांमार है, और नीचे जाएंगे तो थाईलैंड है, और फिर कंबोडिया है, फिर सिंगापुर है, और फिर इंडोनेशिया है। इसी तरह से लाओस, वियतनाम, और फिर मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनई। एक यहाँ पर जो ज्वलंत प्रश्न बनता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं उनके अलावा एकमात्र एक देश ऐसा भी है जो इसमें नहीं आता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की जो हम बात करें तो जो मुख्य देश हैं वो 11 हैं। तो एक देश ऐसा है जो आसियान का हिस्सा नहीं है, वह है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर है वो आसियान का हिस्सा नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आसियान के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँ तो हेडक्वार्टर है वो थाईलैंड बैंकॉक में है, यानी कि जो मुख्यालय है, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1967 में। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, और मूलभूत बात यही है। तो इसी के साथ हमने हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था ये समाप्त किया है फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे तकनीकी एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। एक तरह से कहा जाए तो ये है साइंस टेक। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने इस तरह से है, हाल ही में भारत फ्रांस ने अपना पहला संयुक्त गश्त अभ्यास कहाँ किया है? तो देखिए ये जो है ये रियूनियन द्वीप है, और रियूनियन द्वीप इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये फ्रांस का ओवरसीज विभाग है, मतलब फ्रांस का इस पर अधिकार है, आप मान सकते हैं। मॉरिशस की अगर आपने स्थिति देखी हो तो मॉरिशस के दक्षिण में ये है, मतलब दक्षिणी हिंद महासागर में इसकी स्थिति है रियूनियन द्वीप की, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और लगभग 2 सदी पहले पुर्तगाल ने इसकी खोज की थी। वर्तमान में जो इस पर आधिपत्य है वो फ्रांस का है। तो ये छोटी मोटी मूलभूत जानकारी है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित मैक्स 4028 यानी MACS 4028 4028 कौन सी फसल की जैव उन्नत उच्च प्रोटीन किस्म है? तो ये बायोफोर्टिफाइड फसल है गेहूं की, तो इसे आप ध्यान में रखिए। पुणे के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है इस फसल को, और सामान्य गेहूं से ज़्यादा रोग प्रतिरोधक की क्षमता इसमें अधिक पाई जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इसमें अधिक पाई जाती है, इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। हाल ही में YouTube ने एक शॉर्ट वीडियो मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए ये कौन सा ऐप है, ये है शॉर्ट्स नाम से है। और जैसे कि टिकटॉक और लाइक ही होते हैं जो सामान्यतः आपको एडवर्टाइज में देखने के लिए मिलते होंगे, तो इसी तरह से ये भी होगा। और यूट्यूब के पास देखिए अरबों वीडियो का लाइसेंस है, कॉपीराइट्स है, तो कंटेंट की यूट्यूब के पास में कमी नहीं है। तो वो क्या है कि इसका जो वो है रीज़न ये कि वो टिकटॉक को एक तरह से टक्कर देना है मार्केट में, कंपटीशन में, और टिकटॉक को है वो थोड़ा डोमिनेट करना है। तो इस तरह की ये बातें हैं। और हाल ही में आपको पता होगा कि जो ट्रैफिक है लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया में इंटरनेट ट्रैफिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसी को देखते हुए एक नवाचार के रूप में शॉर्ट्स का जो है वो यूट्यूब द्वारा एक तरह से इनोवेशन किया गया है। तो इससे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए फ्रेंड्स। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी रूप में कि शॉर्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या शॉर्ट्स क्या है, तो ये एक शॉर्ट वीडियो मोबाइल ऐप है।
और ये यूट्यूब ने लॉन्च किया है। और इसमें होगा क्या, इसमें वही होगा जैसे टिकटॉक है और लाइकी ऐसे होते हैं ऐप जिनमें वीडियो होते हैं, कुछ मनोरंजन और शॉर्ट वीडियो होते हैं। इसी तरह से चलते हैं आगे। अगला है, टाटा कंपनी ने कहाँ पर सुवाखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है। तो देखिए ये है जॉर्जिया और संचालन यहाँ पर शुरू हो चुका है। लगभग 178 मेगावाट का जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और 2 लाख टन, इस उत्पादन के कारण 2 लाख टन ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उस पर रोक लगेगी। 450 गीगावाट की जो है प्योर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और टाटा कंपनी का आपको पता ही है हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इन छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखिए। और ये संचालन शुरू हो चुका है, संचालन शुरू हो चुका है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक किसने विकसित की है। तो ये है विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड। और एक साथ 6 जो रोगी हैं, वर्तमान में क्या है कि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है फ्रेंड्स। तो उसमें इस तरह के जो ऑक्सीजन देने की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर ज़रूरी होगी, क्योंकि कोविड-19 ये ऐसा रोग है, इसमें गले में सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और सांस की बहुत ज़्यादा कमी होती है रोगी के लिए। तो 6 रोगियों को ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई होगी, यही इसका कार्य है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। हाल ही में IISc बेंगलोर ने अपना पहला स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। तो ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आप इसे ध्यान में रखिए, साइंस कॉलेज है ये, और इसका वेंटिलेटर का नाम है प्रोजेक्ट प्राण। तो सभी उपकरण इसमें स्वदेशी होंगे। वैसे अभी तक जो हमारा वो था, हम स्विट्ज़रलैंड से ये जो वेंटिलेटर है स्विट्ज़रलैंड से लेते थे, लेकिन अब वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। इसलिए लागत को कम करने हेतु देश में जो इनोवेशन है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी कंपनियां इसे बना रही हैं। इवन IIT रुड़की ने भी काफ़ी सारे इस तरह के वेंटिलेटर के रूप में प्राणवायु नाम से भी काफ़ी तरह तरह की चीज़ें ईजाद की हैं। अन्य IITs और अन्य जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी, जो हमारे देश में ज़बरदस्त इनोवेशन का कार्य चल रहा है इस पर, जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे यही है कि प्रोजेक्ट प्राण IISc बेंगलोर ने किया है। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, देश में 40,000 लगभग वेंटिलेटर ही उपलब्ध हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अभी मरीज हैं वो 25,000 के ऊपर जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव इंडिया में। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इसमें क्या है। पश्चिम बंगाल की किस इकाई ने सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए रेल इंजन की बात हो रही है, यहाँ पर रेल कोचेस की बात नहीं हो रही। तो इसका आंसर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो ये जो इसका कीर्तिमान है ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। वर्ष 2019-20 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें 431 बनाए गए थे, और इससे एक साल पहले 2018-19 में 402 बनाए गए थे। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, और फिर बाद में इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है फ्रेंड्स। तो इसे आप ध्यान में रखिए। मैं आपको बता दूं कि मेक इन इंडिया का जो हमारा प्रोग्राम है उसके तहत देश में जो कोचेस होते हैं, रेलवे की जो बोगियां होती हैं, वो बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है पिछले साल। और इंडियन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, उन्होंने 3000 से ज़्यादा रेलवे बोगियां एक साल में बनाई थी। तो ये चीन को हमने पीछे छोड़ दिया था, इससे चीन को पीछे छोड़ा था, पछाड़ा था एक तरह से, आप मान लीजिए से। तो फ्रेंड्स ये इसके बारे में मुख्य बातें हैं। और देखिए आप अपनी अवेयरनेस बढ़ा करके यदि काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको हमेशा कारगर होगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात आई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुंदर वन पाए जाते हैं, जिन्हें मैंग्रोव वनस्पति वन कहा जाता है, सुंदर वन मैंग्रोव वन कहलाते हैं। तो ये आपसे NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जो कोई भी ऐसा जैसे अंडमान निकोबार है, वो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनका उच्चतम न्यायालय का जो वो है मुख्यालय, वो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल के इसी में ही लगता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अभी हाल ही में एक और घटना आई थी कि जो आसनसोल में रेस्तरां ऑन व्हील्स, मतलब एक रेल बोगी में ही उन्होंने रेस्टोरेंट का वो किया था, इसे हम कवर कर चुके हैं। तो आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में, तो आप कोरिलेट करते हुए चलिए। करंट अफेयर का मतलब यही होता है कि आप किस तरह से ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी चीज़ों को आपस में लिंक करते हुए आगे चलते हैं, और डेप्थ में की हुई पढ़ाई हमेशा काम में आती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस देश ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के आयात की गुहार लगाई है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका है, आपको पता होना चाहिए। पहले इन्होंने मांगी थी, फिर इनके जो बोल है, जो ट्रंप साहब हैं, आपको पता है सन की आदमी, काफ़ी कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, तो फिर इनके बोल बिगड़े थे। फिर भारत में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कहा सरकार से कि देश की ज़रूरतों के लिए और दुनिया की ज़रूरतों के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को आराम से भेज सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस दवा का 70% देश में ही बनाते हैं। तो इसी के लिए देश की तारीफ भी हुई, और लगभग अमेरिका जैसे वर्ल्ड पावर, सुपर पावर हैं, इनको मिलाकर के 32 देशों को हमने ये दवाई टनों की उसमें मात्रा में पहुंचाई है। तो यहाँ पर इंडिया पूरी दुनिया में मतलब जो है तारीफ के बटोर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मैं आपको बता दूं, बेसिकली मलेरिया की दवा है, जो मादा एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम लार्वा के कारण होता है। तो इनिशियली में जो कोविड-19 में ये राहतकारी होता है, और सरकार ने इसे H1 कैटेगरी में डाला है, ताकि डॉक्टर की द्वारा प्रिस्क्राइब्ड करने पर ही इस दवा को आप केमिस्ट से खरीद सकते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने किस ऐप को अभी बंद किया है? तो ये है नेबरली। इसे भी आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। और जितने भी सारे मैंने आपको ऐप बताए, जैसे अभी यूट्यूब का मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स, तो हो सकता है RS जैसी एग्ज़ाम में ये मैच द कॉलम में आ जाए कि यहाँ पे कंपनी का नाम दे दिया, यहाँ पे ऐप दे दिए इस तरह से, और फिर उनको मैच द कॉलम करना हो। तो ये क्वेश्चन जो RPSC का जो नेचर है वो इस तरह का है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो नेबरली के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, ये 2018 में मुंबई में हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे आया था, और इसका एम यही था कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लोग अपने आसपास की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आराम से पहुँच तक एक्सेस में ला सकें। लेकिन इसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं था फ्रेंड्स, लोगों में अभी इसके लिए ज़्यादा कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसीलिए गूगल ने इस ऐप को बंद करने का डिसीजन लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी HRD ने किस ऐप को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा एकमात्र है, तो ये है डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर पे आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका वोटर ID कार्ड हो, चाहे आपका आधार हो, और इस तरह की चीज़ है ना, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फर्जी सर्टिफिकेट समाप्त हो जाएंगे इससे, और जो लोग बनाते हैं फर्जी सर्टिफिकेट कहीं से भी गलत तरीके से, वो यहाँ पर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि डिजी लॉकर उनको सबको ऑथेंटिकेट करता है, क्रॉस चेक और वेरीफाइड करता है, जब भी आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, उन्हें सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर डिजी लॉकर ऐप बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क बनाने हेतु किस कंपनी से करार किया है? मैं आपको डिजी लॉकर के बारे में एक बात और बताना भूल गया कि वर्ष 2015 में जो डिजिटल इंडिया अभियान है, डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, मोदी जी ने इसे स्वयं लॉन्च किया था, और इसका उद्देश्य यही है कि देश को डिजिटल बनाया जाए, जो हम साथ में जो हार्ड कॉपी या कोई भी ऐसा रखते हैं उससे निजात पाया जाए। तो हार्ड कॉपी भी अपने रूप में ज़रूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन
काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पर मतलब हमें एक्सेस चाहिए होता है कि एक ई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसके लिए डिजिटल लॉकर है। चलते हैं हम हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न में मैं फिर से बोलता हूँ उसे। हाल ही में भारतीय सेना ने उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क बनाने हेतु किस कंपनी से करार किया है? तो यह है L&T और इसका पूरा नाम है लार्सन एंड टुब्रो। तो ये है, और 414 जो डिफेंस स्टेशन है उन पर निगरानी रखी जाएगी और उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा ताकि एक जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, बड़ी परिस्थिति से निपटने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके, और ये केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। और मैं लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी, इसके बारे में बता दूं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो इन्होंने बनवाई थी, और जो राम मंदिर है पूरी लगभग 100% पूरी चांस है कि इन्हीं के द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो लार्सन एंड टुब्रो के जो CEO हैं वो हैं डॉक्टर केशव पांडा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है गुजरात के बड़ौदा में। तो इसे आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो किसने की है? गूगल ने की है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और वर्चुअल, देखिए ब्रेल लिपि जो दिव्यांग लोग होते हैं, जिन्हें कम दिखाई देता है या जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उन लोगों को ये एंड्रॉयड फ़ोन में इसे यूज़ कर सकते हैं। और वर्चुअल की जो ब्रेल कीबोर्ड है वो उन्हें पढ़ने में और डॉक्यूमेंट के कार्य करने में सहायता देता है, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। और गूगल के बारे में बता दूं, सुंदर पिचई इसके प्रमुख हैं, CEO हैं, और इसकी जो पेरेंट कंपनी अभी हाल ही में आई है उसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक। इसके भी प्रमुख हैं वो सुंदर पिचई साहब ही हैं। हमारे IIT खड़गपुर से ये ग्रेजुएट हैं, और देश के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी का CEO होना एक सम्मान का विषय है। गूगल की स्थापना सन 1998 में हुई थी, और कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कोविड-19 से लड़ने हेतु कोविड ज्ञान नामक पहल किसने शुरू की है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज बेंगलुरु और टाटा। तो टाटा में भी देखिए 2 प्रमुख इकाई हैं इनकी, TIFR और TMC। TIFR है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और TMC है टाटा मेमोरियल सेंटर। और इस तरह से जो सूचना है, अनुसंधान है, जानकारी है, और कोविड-19 से जुड़े हुए जो लक्षण होते हैं, व्यवहार है, तो इस तरह की जो जानकारियाँ हैं ओवरऑल, उनको क्या करना है? उनको कलेक्ट करना है ताकि इसके बारे में आम जन तक सूचना पहुंचाई जा सके, और रिसर्च के लिए भी जो कार्यप्रणाली है वो शुरू की जा सके। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत को किस देश से एंटी शिप टॉर्पीडो हेतु 1100 करोड़ रुपए यानी 155 मिलियन $, का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो यह है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। तो फ्रेंड्स, जो नाव और जहाज़ों पर हमला करने के लिए जो एक मिसाइल होती है उसे टॉर्पीडो बोलते हैं, जो पानी से भीतर भी काम कर सकती है। तो नाव और जहाज़ों पर हमला करने हेतु, तो इसके अलावा इंडिया जो USA से रोमियो हेलीकॉप्टर और अपाचे के लिए भी इन्होंने लगा रखी है अपनी फाइल, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और मैं आपको बताऊं तो हमने फ्रांस से देखिए क्या क्या लिया है। फ्रांस से हमने राफेल लिया है, जो कोविड-19 के कारण अभी प्रक्रिया में उलझा हो, क्योंकि अब तो सब काम बंद है। कोविड-19 कोरोना वायरस का ही प्रकोप है हर जगह। और साथ ही में मिटियोर मिसाइल, ये भी फ्रांस से ली गई है। हम रशिया से जो हमारा S-400 जो 1 सेकंड में 36 मिसाइल दागने की क्षमता रखता है, तो ये मिसाइल सिस्टम है, इसे भी हम ले रहे हैं। और इज़राइल से हमने स्पाइस बम लिए हैं। रशिया से आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं, जो AK-203 है, AK-203 असॉल्ट राइफ़ल है, वो भी हम
रशिया से ले रहे हैं और इज़राइल से हमने। इन जानकारियों को अगर आप लिख लेंगे एक जगह तो बड़े फ़ायदे में रहेंगे। स्पाइस बम के लिए हम वो कर रहे हैं, उनसे आयात की बात चल रही है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक नवाचार हेतु हाल ही में एडिसन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये टाटा पावर को दिया गया है और इनके बारे में मैं बताऊं, ये टाटा पावर जो टाटा कंपनी है उसी की ही एक इकाई है। तो 2007 में स्थापना हुई थी इसकी और इसके बाद में इन्होंने 28 मिलियन यूनिट बिजली की बचत की है। उत्पादन तो देखिए टाटा कंपनी करती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुई है, बचत की है और साथ ही में 500 से ज़्यादा स्कूल्स को अपने साथ में जोड़ा है। तो इसे आप ध्यान रखिए। देश की सबसे बड़ी एकीकृत जो बिजली कॉरपोरेशन है, ये देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कॉरपोरेशन है ये। और जो थॉमस अल्वा एडिसन आप जानते होंगे, उन्हीं के नाम पर ये जो एडिसन पुरस्कार है ये 1987 से हमने शुरू किया है। मतलब जो वैश्विक समुदाय है, थॉमस अल्वा एडिसन, तो इन्होंने ही बल्ब की खोज इन्होंने की थी। तो इनोवेशन यानी कोई भी खोज के लिए या एक नए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो टाटा पावर को एडिसन पुरस्कार मिला है। चलते हैं आगे। कौन सा देश अपने सरकारी विभागों में डिजिटल कामकाज को लेकर अग्रगणी रहा? तो ये है हमारा भारत। और इंडिया को ये जो है कीर्तिमान मिला है। एक गार्डनर कंपनी है, तो उसने 2019 में डिजिटल कंपनी का नाम है ये डिजिटल वर्क प्लेस डेवलपर। तो इंडिया को नई टेक्नोलॉजी को जो सीखने में यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि लगभग 67% लोग हैं जो रुचि रखते हैं नई टेक्नोलॉजी को सीखने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने में। तो उसको देते हुए ये ब्रिटेन की कंपनी है डिजिटल वर्क प्लेस डेवलपर। तो ब्रिटेन और यूएसए में भी ये जो रैंकिंग है जारी की गई है। तो फर्स्ट रैंक पे इंडिया है, सेकंड पे ब्रिटेन है, फिर थर्ड पर यूएसए है। तो फ्रेंड्स, ये गार्डनर कंपनी, आप इसे ध्यान में रखिए, डिजिटल वर्क प्लेस डेवलपर। चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड ने कौन सी पेमेंट व्यवस्था जारी की है? तो ये है भारत इंस्टा पे, BIP। तो ये SBI के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और इससे BSNL के जो बिल हैं वो ऑफिस में लंबी कतार नहीं लगेंगी अब, और उसे आप घर बैठे आसानी से इन्हीं के ही एक पेमेंट सिस्टम द्वारा पे कर सकते हैं। तो ये है मुख्य बातें। चलते हैं आगे। हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप 13 दिन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने पर रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो यह है आरोग्य सेतु ऐप, जो अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाया गया है। तो 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है पिछले 13 दिनों में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और स्मार्टफोन में इसे चलाया जा सकता है। आप ध्यान रखिए, स्मार्टफोन ना भी हो तो भी SMS की एक प्रक्रिया के द्वारा आप इसमें गाइडेंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लूटूथ जो है डिवाइस में वो ऑन रखना होता है, ताकि आपको हमेशा ये लोकेट करके बता सके कि आपके संपर्क में कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित तो नहीं आया है कहीं। तो इस बात के लिए ये आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करना चाहिए। चलते हैं आगे। हाल ही में सरकार ने किस ऐप को डाटा चोरी करने के कारण असुरक्षित घोषित किया है? तो ये है जूम ऐप। तो जूम ऐप को एक असल में वीडियो कॉलिंग ऐप है, और जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, यानी ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसमें ये बताया कि ये डाटा चोरी करता है। तो यूज़र्स का डाटा लीक होता है इससे, और गोपनीय जानकारियाँ भी काफ़ी बार आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और
ये 100 से ज़्यादा लोग वीडियो कॉलिंग एक साथ कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्या है कि जो कंपनी सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े कंपनी सेमिनार जहाँ पर बहुत सारे लोगों को आपस में जुड़ना होता है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो गोपनीयता के चलते हुए इस ऐप को अभी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इसकी निंदा हुई है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाई है इन्होंने, उसका नाम है फेलुदा। तो फेलुदा क्या है? कोविड-19 टेस्टिंग किट है। किसने बनाई है? CSIR ने बनाई है। तो आप ध्यान रखिए, CSIR की स्थापना 1942 में हुई। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। और शेखर सी मुंडे इसके जो हैं अभी वर्तमान में हेड हैं। और देखिए, ये किट बनाने में 2 डॉक्टर हैं हमारे भारतीय मूल के, डॉक्टर सौविक मैत्री और देवज्योति चक्रवर्ती। तो इन्होंने फ्रेंड्स अपनी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। और ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी IGIB, इनसे इनका कोलैबोरेशन यानी कि समझौता हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। किट की खासियत यह है कि इसकी लागत बहुत कम है और इस पर जो परिणाम हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। अब हमारा जो तकनीकी परिदृश्य था वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद में जो प्रश्न है वो खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और RS जैसी या राजस्थान की जो परीक्षा हैं उनमें काफ़ी अच्छे वेटेज होते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए प्रश्नों पर। और ये प्रश्न देखिए नेशनल लेवल पर भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं और हमारे राजस्थान के लेवल के भी प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आप ध्यान रखिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किस खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 4 साल का बैन लगाया है? तो ये है नवीन चिकारा और ये शॉटपुट के खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि ये जो संस्था है वर्ल्ड एथलेटिक्स, इसका पुराना नाम हुआ करता था इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन, और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। कोरोना, जो हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस प्रकोप के चलते कौन सा ग्रैंड स्लैम रद्द कर दिया गया है? तो ये है विंबलडन ओपन। और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए, विंबलडन जैसे कि फ्रेंच ओपन होता है, एक US ओपन होता है, और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ये सब टेनिस से जुड़े हुए खेल हैं, आपको पता होना चाहिए। और इन सब की अपनी अपनी विशेषता हैं। तो विंबलडन की विशेषता ये कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो टेनिस से संबंधित है और जून जुलाई में ये खेला जाता है हर साल। और हरी घास के मैदान पर ही खेला जाता है, हरी घास के। और जैसे कि मुझे अभी वर्तमान में याद आ रहा है कि फ्रेंच ओपन है वो भी पोस्टपोन हुआ है, वो मिट्टी पर खेला जाता है, सॉइल सरफेस पर खेला जाता है। और US ओपन है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो प्लास्टिक की जो सॉफ्ट यानी कि जो रबड़ सरफेस है उस पर खेला जाता है। तो छोटी मोटी बातें हैं, इनके बारे में आप ध्यान कीजिए। और मेरा तो आपसे मानना है कि आप विकिपीडिया पर जा कर के चारों स्पोर्ट्स के जो गेम हैं इनके बारे में सर्च कीजिए। मेल और फीमेल कैटेगरी में किस किस को कौन कौन से इनाम मिले हैं इस साल में या जो इससे लेटेस्ट हुए हैं गेम उनमें। तो मैं आपको विंबलडन के बारे में बता दूं कि रोजर फेडरर इसके सबसे शानदार प्लेयर माने जाते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी में से एक हैं। 8 बार उन्होंने इस विंबलडन ओपन का जो ग्रैंड स्लैम है उसे जीता है। और लगभग 150 साल हो गए, 1877 से ये खेल जारी है और हरी घास के मैदान पर विंबलडन ओपन खेला जाता है। इससे पहले भी ये जो वर्ल्ड वार हुआ था सन 1940 और 1945 का जो हुए थे, उस वक्त भी ये 2 बार रद्द हुआ था, 2 बार रद्द हो चुका है। तो इस बार तीसरी बार रद्द हुआ है। तो इन जो खेल हैं इनका इतिहास बहुत पुराना है फ्रेंड्स। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए और इनके लिए मैं कोशिश करूँगा अगर समय मिलेगा
तो चारों खेलों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, ताकि एक हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी मतलब इनके बारे में विकसित हो सके, ताकि हमें रटना नहीं पड़े, क्योंकि रटी हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहती। देखते हैं अगला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 कब तक स्थगित किया गया है? तो ये 2022 तक स्थगित किया गया है, और इसका कारण ये है कि बीच में ओलंपिक पड़ेगा फ्रेंड्स, इसीलिए से स्थगित किया गया है। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स मैंने अभी पहले प्रश्न में डिस्कस किया था, इसका पुराना नाम है इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, और नवीन चितारा पर बैन इसी संस्था ने लगाया है, तो आप इसे ध्यान रखिए। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। वर्तमान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की जो नई रैंकिंग है, उसमें देश के रेसलर बजरंग पूनिया का कौन सा स्थान है? तो ये उनका द्वितीय स्थान है, और ये 65 kg जो कैटेगरी है वर्ग की, उसमें ये आए हैं। और बजरंग पूनिया के बारे में 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखिए, बजरंग पूनिया। चलते हैं आगे। किस देश के वेट लिफ्टर पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैन लगाया गया है? तो देखिए, यह है थाईलैंड और मलेशिया। तो एक वर्ष के बाद में 2021 में ये आयोजित होंगे ओलंपिक गेम, लगभग जुलाई और अगस्त में इनका समय होगा। और देखिए, डोपिंग की लेकर के, डोपिंग क्या होता है कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ खिलाड़ियों द्वारा ले लिए जाते हैं, जिससे वो खेल में अपनी एक शारीरिक क्षमता को बढ़ा लेते हैं, और बाकी लोगों के साथ उसे अन्याय समझा जाता है। तो इस पर जो हमारी वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा बैन लगाती है, और रूस पर भी इन्होंने 4 साल का प्रतिबंध लगाया हुआ है ऑलरेडी। 4 वर्ष का बैन यानी प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, वाडा है। और इंडिया में भी ऐसी कौन कौन सी एजेंसी हैं जो डोपिंग के लिए काम करती हैं, तो उन्हें आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, उनके बारे में आप सर्च कीजिए। और इंटरनेट से सबसे अच्छा दोस्त इंटरनेट है, और आपको कहीं भी सर्च करने में या कोई क्वेरी में प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई भी वीडियो डाला जाए आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अब आप ये जब पढ़ोगे करंट अफेयर का वीडियो, आप इसमें भी कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। यूएसए के किस खिलाड़ी को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में चुना गया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 से 6 खिलाड़ियों को चुना गया है, लेकिन कोबे ब्राइट इस पर थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये यूएसए के सबसे स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, और मतलब जैसे क्रिकेट में सचिन को भगवान कहा जाता है, ऐसे इन्हें बास्केटबॉल का गॉड कहा जाता है। तो कुल जैसे कि मुझे भी याद आ रहा है, शायद 9 को दिया गया है ये खिताब, लेकिन कोबे ब्राइट अभी हाल ही में अपनी बेटी के साथ एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनका नाम ज़्यादा चर्चा में है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो ये 9 को है, 4 से 6 नहीं है, इसमें 9 है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। वर्ल्ड निशानेबाजी रैंकिंग में राजस्थान के दिव्यांश सिंह पवार का कौन सा स्थान रहा है? तो दिव्यांश सिंह पवार फर्स्ट रैंक पर रहे हैं, और इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। 10 मीटर जो एयर राइफल है उसमें पुरुष कैटेगरी में इन्होंने ये खिताब जीता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और एक और हैं महिला कैटेगरी में, अपूर्वी चंदेला, वो 3rd रैंक पर थी इसी 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में, लेकिन वो फीमेल कैटेगरी में थी। तो इन दोनों ने ही, अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह पवार, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक के लिए, तो आप इस अतिरिक्त जानकारी को भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। विजडम लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 खिताब दिया गया है, ये बेन स्टोक को दिया गया है, और बेन स्टोक इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसके ऑलराउंडर प्लेयर हैं, आप इसे ध्यान में रखें। और तीनों फॉर्मेट में ये अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे वो ओडीआई हो या T20 हो या आपका टेस्ट क्रिकेट हो। तो वर्ष 2016, 17 और 18 में ये जो अवार्ड है, ये हमारे जो स्टार क्रिकेट प्लेयर हैं, एक विराट कोहली, उन्हें दिया जा चुका है, तो ये बड़ी बात है। अगर फीमेल में मैं बात करूं, यानी वुमेन
क्रिकेट की मैं बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी हैं, एलिसा पेरी। वो भी ऑलराउंडर है, तो फीमेल कैटेगरी में ये उन्हें जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। और ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप पता होगा, विमेन ऑस्ट्रेलियन टीम है, कई बार से जो इंडिया से वर्ल्ड कप का खिताब छीनती जा रही है फाइनल में T20 में। तो छोटी मोटी जानकारियाँ आप इन्हें ध्यान में रखिए, अलग से हम डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन देखिए, दायित्व आपका भी है और मेरा भी है। आप भी चाहो तो मुझे चीज़ें याद दिला सकते हो और अपने स्तर पर रिसर्च कर सकते हो। चलते हैं आगे। 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये है बेल्जियम, इंडोर हॉकी विश्व कप। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी किस देश को सौंपी है? तो ये है हमारा भारत। और एक साथ होंगे इस बार, जो मेल और फीमेल कैटेगरी हैं दोनों एक साथ होंगे। और भारत में जो आखिरी बार अगर आप देखें तो 1980 में मुंबई में हुए थे, जो मेल्स पुरुषों की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, और 2003 में हुई थी फीमेल की, कहाँ पर? हिसार में बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो अब छोटी मोटी बातें इन्हें ध्यान में रखिए। बाकी मुख्य बात यही है कि इस बार की जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2020 की, वो भारत में होगी। अभी जो जगह है उसका अभी शायद वो नहीं हुआ है डिक्लेरेशन, तो जब होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसे ध्यान रखें। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 2022 के एशियन पैरा खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये फेई है, और चीन के हांगझोउ में इसका जो फोर्थ वो है, चौथा संस्करण है, वो होगा। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और इसमें 2 खेल और हैं, एक खेल है ताइक्वांडो और एक है पैरा कैनोइज। इन खेलों को शामिल किया गया है इस बार। तो टोटल इसमें 22 खेल होंगे इनको मिला करके, तो आप इसे ध्यान में रखिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशियन पैरा खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन हांगझोउ, ये भी आपको याद रखना है। बाकी फेई इसका शुभंकर है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक बन गया है? तो यह है भारत। और इसके बाद में अगर दूसरा रैंक देखें तो वो इजराइल का है, और तीसरा रैंक देखें तो वो चाइना का है। तो भाई sportstech.x.com एक संस्था है जो इसको निकालती है, सूचकांक इस लिस्ट को x.com। तो एशिया में जो टॉप 10 है शहर हैं, उनमें 4 भारत के हैं। तो बेंगलुरु है फर्स्ट पर, और इसके बाद में 4th नंबर पर मुंबई है, ये भी भारत से ही है, जाहिर सी बात है। 5वां जो स्थान है वो दिल्ली का है, और 7वें स्थान पर चेन्नई है। तो 4 टॉप 10 में भारत के हैं, टॉप 10 में 4 भारत के हैं। चलते हैं हमारे जो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पीवी संधू को विश्व बैडमिंटन महासंघ के किस जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है? तो यह है IM बैडमिंटन। और इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, ये जो IM बैडमिंटन अभियान है, ये किसके लिए है? यह है खिलाड़ियों को स्वच्छ और ईमानदारी से वातावरण में खेलने के लिए है। एक उनको मोटिवेट करने के लिए है, उनको प्रेरणा देने के लिए है कि आप अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। तो आप इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से अपनी निष्ठा को जाहिर कीजिए। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने पीवी संधू को इसके लिए चुना है, और वो भारतीय शटलर खिलाड़ी हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और यदि संस्था की बात करूं मैं, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन महासंघ, इसके बारे में प्रमुख बात यह है कि इसका गठन 1934 में किया गया, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो और इसके जो सदस्य देश हैं वो 194 हैं। तो इतनी जानकारी इस पूरे करंट अफेयर में आपको दी जाएगी, और ये समाप्त हो चुका है।
तो जो अप्रैल करंट अफेयर का लेक्चर है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी इस बार नहीं थी क्योंकि कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला हुआ है, देश में और दुनिया में लॉकडाउन है, तो सारे कार्य प्रणालियाँ बंद हैं और जो चल रहा है वो इसी संदर्भ में ज़्यादा चल रहा है। तो सरकार का अभी ये है कि महामारी से निकला जाए। तो करंट अफेयर में इतना ही था, लेकिन क्वेश्चन मैंने बढ़ाए नहीं हैं, क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, कोई भी ह्यूमन एरर के लिए बताइए। और देखिए, जो फैक्ट हैं उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है गलत है तो आप अपने से उसे इंटरनेट पर क्रॉस चेक करके आप सही कर सकते हैं अपने खुद के स्तर पर। लेकिन कॉन्सेप्ट में और जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको चारों खेलों के बारे में बताया, जो विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, तो वहाँ पर आपको कोई भी कोताही, कोई भी गलती नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, और स्वस्थ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन का जो पूरा फ़ायदा है वो आपको उठाना है, आपको इस लड़ाई में पीछे नहीं हटना है। कोरोना से लड़ाई हम घर पे रहकर ही कर सकते हैं। तो स्टे होम एंड